Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is class of Genetic Engineering Fall 2025, and today we'll be discussing the open reading frames, which are commonly known as ORFs. ORFs are very important for gene predictions, gene annotations, and also for identifying biological pathways. And they are also very important, particularly in genetic engineering. When we are designing any vector, it is very important to put the gene in the right reading frame, because a single change can result in a faulty protein, a faulty gene construct, and eventually we are not going to have the benefit which we are looking for when we are designing those vectors. ठीक है ना, हमें प्रोटीन्स मिलेंगी उसके नतीजे में, क्योंकि हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज हो चुका होगा एक न्यूक्लियोटाइड की इंसर्जन या डिलीशन की वजह से, या अगर हमने उसको करेक्ट ओरिएंटेशन में इंसर्ट नहीं किया अपने वेक्टर के अंदर. सो ओपन रीडिंग फ्रेम इज सिंपली द पार्ट ऑफ द डीएनए which could be translated into peptide, and we all are aware of कि वो डीएनए का पार्ट जो कि आरएनए में कन्वर्ट होगा तो वही अल्टीमेटली प्रोटीन बनाएगा. बट वी हैव टू कीप इन माइंड नॉट ऑल आरएनए ट्रांसलेट इनटू पॉलीपेप्टाइड, ओनली इट इज़ मैसेंजर आरएनए विच गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड. ठीक हो गया. सो ओपन का मतलब होता है जहाँ पे स्टॉप कोडॉन मौजूद ना हो और वो स्टार्ट आपके इनिशिएटिंग कोडॉन से हो. इनिशिएटिंग कोडॉन जैसे कि ATG है डीएनए के ऊपर, और इसका काउंटर पार्ट AUG होता है आरएनए के ऊपर, एंड दैट इनकोड्स फॉर द मिथियोनिन. एंड फॉर द स्टॉप कोडॉन वी आर वेल अवेयर ऑफ कि डीएनए पे ये TAA, TAG, TGA की सूरत में मौजूद होता है, और आरएनए पे हम इसे UAA, UAG या UGA कहते हैं. और इसके लिए मैंने आपको जो चीट कोड बताया हुआ था दैट वाज युआ, युगा एंड युआग. अगर इस तरह करके आप इसको याद कर लेंगे तो आपको हमेशा आसानी से याद रहेगा. बट ऑफ कोर्स यू कैन कम अप विद योर ओन ईजी वे फॉर रिमेंबरिंग दीज स्टॉप कोडॉन्स एंड द स्टार्ट कोडॉन्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन मौजूद हो, इनके बीच का जो डीएनए सेगमेंट है वो ट्रिपलेट्स ऑफ 3 है, क्योंकि कोडॉन 3 का होता है. ठीक है. सो हमारे पास स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हों वो 3 के मल्टीपल्स हों. ठीक है, ट्रिपलेट्स हों. सो तभी हम उसको एक करेक्ट ओपन रीडिंग फ्रेम कहेंगे. और एक और चीज़ आपने इसमें माइंड में रखनी है, बल्कि आपके लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा जानना कि हमारे पास जो मिनिमलिस्टिक ओपन रीडिंग फ्रेम कहलाता है या मिनिमल ORF कहलाता है, वो एक ऐसा ओपन रीडिंग फ्रेम होता है जिसमें स्टार्ट कोडॉन के फ़ौरन बाद स्टॉप कोडॉन आ जाता है, लाइक ATG फॉलोड बाय एनी ऑफ द स्टॉप कोडॉन्स. तो ये मिनिमल ORF कहलाता है. बट इस वक्त हम उसके बारे में बात नहीं करें, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने ओपन रीडिंग फ्रेम्स मौजूद हो सकते हैं. सो डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है तो हम कहेंगे कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 6 रीडिंग फ्रेम्स, 3 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड 3 इन द रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है. सो हमारे पास जो 5' to 3' डायरेक्शन वाला जो टॉप वाला डीएनए है उसको भी हम कहेंगे कि उसके लिए 3 ORFs हैं, और जो बॉटम वाला है सेंस और नॉन सेंस दोनों के लिए हम कहेंगे कि 3 रीडिंग फ्रेम्स होते हैं, और टोटल में हम इसे कहेंगे 6 रीडिंग फ्रेम्स हैं. लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो उसके लिए हमारे पास 3 रीडिंग फ्रेम्स होंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो डबल स्टैंडर्ड के लिए कैसे तीन रीडिंग फ्रेम्स फॉरवर्ड वाले पे और 3 रीडिंग फ्रेम्स आपको सेकंड वन वाले में नज़र आ रहे हैं. देखिए ज़रा कि इनको हम रीड कैसे करेंगे. जब भी मैंने आपको जैसे कहा कि हमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं. क्यों ट्रिपलेट्स बनाने हैं? क्योंकि हमें कोडॉन्स देखने हैं, और हमें पता है ये कोडॉन्स ही होते हैं जो कि अल्टीमेटली अमाइनो एसिड रीडिंग में हेल्प करते हैं. सो देखें टॉप पर आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है, ATG से स्टार्ट हो रहा है और TAA पे मौजूद है. हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया. आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप उसको एनसर्कल कर सकते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट रीडिंग फ्रेम के लिए आप पहले न्यूक्लियोटाइड से 3 का सेट बनाना शुरू कर देंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देखें ATG एक सेट हो गया, CCC अगला सेट हो गया, उसके बाद AAG, CTG एंड सो ऑन टिल द स्टॉप कोडॉन. और बॉटम पे आप देख सकते हैं उनके कॉरिस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स. यहाँ पे आपको ATG के लिए नज़र आ रहा है मिथियोनिन, CCC के लिए आपको प्रोलीन,
AAG के लिए लाइसिन एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हैं कि आप इन कोडॉन्स को ईजिली कोडॉन टेबल की हेल्प से डिकोड कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस ओपन रीडिंग फ्रेम का क्या सीक्वेंस है। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को ये पहले भी कराया हुआ है। कोडॉन टेबल की हेल्प से आप देखते हैं कि कौन से वाला कोडॉन कौन से वाले अमाइनो एसिड को एनकोड कर रहा है। आप लोगों को ये भी पता है कि देयर कुड बी मोर देन वन कोडॉन्स फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड, ठीक है, जिसको आप डिजेनेरेसी ऑफ कोडॉन कहते हैं। एनी हाउ बॉटम पे आप देखें एंड पे कि आपको TA स्टॉप कोडॉन नज़र आ रहा है जिसके अगेंस्ट कोई अमाइनो एसिड नहीं है, इसीलिए आपको ये स्टार नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ये स्लाइड मेरी आई थिंक टाइपो एरर है, थोड़ा सा हिल गई है, अदरवाइज ये बिल्कुल इसके नीचे मैंने अलाइन करके लिखे हुए थे। आई विल फिक्स इट एंड आई विल सेंड इट अगेन बैक टू यू। So after having our first frame, let's look at the second frame. Second frame के लिए हम second nucleotide से start करते हैं और उसी तरह 3 के ग्रुप्स बनाना शुरू कर देते हैं। पहला हमारा होगा, यहाँ पर A से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि हमारा पहला कोडॉन यहाँ पर TG से स्टार्ट होगा। सो TGC, CCA, AGC एंड सो ऑन। तो आप ये देखें इस तरह हमारा सेकेंड रीडिंग फ्रेम बन गया। और इस सेकेंड रीडिंग फ्रेम में अगर आप गौर फरमाएं तो हमें स्टार्ट में कहीं पे भी स्टार्ट कोडॉन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें 2 स्टॉप कोडॉन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। फिर अगर हम थर्ड फ्रेम को देखें तो थर्ड फ्रेम के लिए हमें थर्ड न्यूक्लियोटाइड से इसी तरह 3 के ग्रुप्स बनाने होंगे। सो यू कैन सी हियर, जब हमने ये वाली प्रैक्टिस की तो हमारे पास थर्ड रीडिंग फ्रेम आ गया जिसमें हमारे पास स्टार्ट कोडॉन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें स्टॉप कोडॉन्स 2 नज़र आ रहे हैं। अब इन 3 रीडिंग फ्रेम्स में से वी विल डेजिग्नेट द फर्स्ट वन एज द ओपन रीडिंग फ्रेम बिकॉज इट हैज़ अ स्टार्ट कोडॉन फॉलोड बाय ट्रिपलेट्स ऑफ 3 एंड एंडिंग विद द स्टॉप कोडॉन। ठीक हो गया। सो द लॉन्गेस्ट ओपन रीडिंग फ्रेम इज़ द फ्रेम 1, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर करेंगे एज आर ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक हो गया। सो ये जो तीनों हैं, ये जब तीनों हमने मार्क किए, जिनके हमने 3 के सेट्स बनाए, these are the reading frames, but these are not necessarily the open reading frames with the start codon. Then it is very important कि हम ORF को बहुत properly scan करें. And what is ORF scanning itself? It is the frequency with which termination codons appear in the DNA sequence. For example, देखें, अगर DNA में GC content 50% है and the DNA has random sequence means ACTG हमारे पास randomly आ रहे हैं और equal proportions में आ रहे हैं, तो we can say that the 3 termination codons which are TAA, TGA and TAG, they will appear on average after every 64 base pair. इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा that is 1/4 raised to power n, और चूँकि हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो देयर इज़ 4 raised to power 3. So 4 raised to power 3 means 4 multiplied by 4 multiplied by 4. So 4 4s are 16 and 16 4s are 64. So हम कहेंगे कि for a random sequence with a GC content of 50%, the frequency of appearance of this 3 nucleotide long termination codon is after every 64 base pairs, indicating that there should not be many ORFs longer than 30 to 40 codons for a random DNA. और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ गई कि नॉट ऑल ऑफ दीज ORFs विल स्टार्ट विद ATG. सो हमारे पास जो करेक्ट रीडिंग फ्रेम्स हैं वो उनका नंबर बहुत कम हो जाएगा. सो मोस्ट जीन्स आर मच लॉन्गर देन दिस. द एवरेज लेंथ्स आर 317 कोडॉन्स फॉर एस्चेरिशिया कोलाई. और अगर हम देखें जो ईस्ट का है साइक्रोमाइसिस सर्विसाई, इसका 483 कोडॉन्स की एवरेज हमारे पास जीन होती है, और ह्यूमन में जो एवरेज लेंथ है वो 450 कोडॉन्स है. इससे छोटे हमारे पास बहुत कम मिल रहे होते हैं लेकिन एवरेज लेंथ यही है. सो ORF स्कैनिंग देयरफॉर टेक्स अ फिगर ऑफ 100 कोडॉन्स एज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ putative gene and records positive hits for all ORFs longer than this. Like अगर आप कोई ऑनलाइन टूल, ऑनलाइन ORF फाइंडर को यूज़ कर रहे हैं तो वो 100 कोडॉन से छोटी वाली जीन्स को ओपन रीडिंग फ्रेम्स को कंसिडर ही नहीं करेगा. तो आपके पास जो रिज़ल्ट आउटपुट फाइल होगी उसमें 100 कोडॉन से नीचे वाले मौजूद नहीं होंगे. ठीक हो गया.
तो यहाँ पे देखें सिंपल ORF स्कैनिंग इज considered as an effective way of locating most of the genes in a DNA sequence. और जैसे मैंने आपको बताया कि most of the bacterial genes are much longer than 100 codons in length and that is why they can easily be recognized. So, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि ORF फाइंडिंग और स्कैनिंग इन बैक्टीरिया को ईजी कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, वो ये फैक्ट है कि देर इज़ वेरी लेस इंटरजेनिक DNA between the genes in a bacterial genome. और फॉर स्मॉलर जीनोम्स जो जीन्स हैं वो आमतौर पे ओवरलैप नहीं कर रहे होती, और अगर हम एज्यूम भी कर लें कि रियल जीन्स डू नॉट ओवरलैप, then there is only in these short intergenic regions that there is a possibility of mistake, there is a possibility of identifying a wrong spurious ORF as real gene. So bacteria में ये chances बहुत कम है because of the small intergenic regions between them. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो genes हैं, genes के बीच का region बहुत smaller है. But when it comes to eukaryotic genomes, the story is a little bit different. So we can say although ORF scans work well for bacterial genomes, they are not that effective when it comes to locating genes in the eukaryotic genomes. What could be the reason? And I know my smart biochemist and biotechnologist have guessed it right, that there is very big intergenic regions in the eukaryotic genomes. As a result, we may find spurious ORFs. Fine. So that is one of the reasons. The second reason is the presence of introns. There are many introns present within the gene, eukaryotic gene, or the coding portions. They are the intervening regions, that is why they are called introns. So if a gene contains one or more introns, then they don't appear as a continuous ORF as anticipated, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो तो डीएनए को एज सच पिक करते चले जाएंगे, ठीक है, उसको रीड करते चले जाएंगे. सो यू मे एंड अप हैविंग अ रॉन्ग ORF. So many exons are shorter than 100 codons, some fewer than 50 codons, and continuing the reading frame in an intron usually leads to termination sequence, which is not actually the termination sequence. So many of the genes in eukaryotic genome are not long ORFs, and simple ORF scanning cannot locate them. So still manual work needs to be done when it comes to the ORF scanning यूकरियोटिक जीनोम्स. ठीक हो गया. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर अ यूकरियोटिक जीनोम द एक्सॉन्स आर इंटरवीन बाय द इंट्रॉन्स. सो अगर हम उसी ओपन रीडिंग फ्रेम को 3 के ट्रिपलेट्स पढ़ते चले जाएंगे तो वी विल एंड अप हैविंग अ स्टॉप कोडॉन विच इज़ नॉट द एक्चुअल स्टॉप कोडॉन फॉर द जीन. तो इस तरह हमारे पास एक रॉन्ग रीडिंग फ्रेम्स आ जाएंगे. देन यूकरियोटिक जीन में इस सिचुएशन को, ये जो चैलेंज है, इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैसे डील करते हैं. यू विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन डिटेल in your bioinformatics course. I will briefly touch them. So the three approaches which are being followed include codon bias, exon-intron boundaries, and upstream regulatory sequences. So codon bias में क्या होता है कि not all codons are equally used. They are not equally frequently used in the genes of a particular organism. Like अगर मैं ल्यूसीन के बारे में बात करूँ तो ल्यूसीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है which is encoded by 6 codons. Fine. So जिसमें TTA, TTG, CTT, CTC, CTA और CTG आता है. मगर ह्यूमन जीन्स के अंदर ल्यूसीन सबसे ज़्यादा CTG से एनकोड होता है. ठीक है. सो जो इसका फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोडॉन इन ह्यूमन जीनोम है वो CTG है, और हमारे पास TTA और CTA रेयरली यूज़ होता है. इसी तरह अगर हम वेलिन की एग्जांपल ले लें तो वेलिन के 4 कोडॉन्स हैं, और उन 4 कोडॉन्स में से ह्यूमन जीन्स GTG को सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं.
अब द थिंग इज बायोलॉजिकल रीज़न फॉर दिस यूज़ ऑफ कोडॉन, जिसको हम कोडॉन बाइस कह रहे हैं, प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर कोडॉन इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि वो चीज़ें जो वेल अंडरस्टूड नहीं होती हैं वो साइंटिफिक क्यूरोसिटी को रिमेन रखती हैं। सो दिस इज़ द रूम, ये एक लेक्यूना है वेयर यूज पीपल कैन जंप इन फ्यूचर। अगर आप अपनी फ्यूचर में इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो दैट कुड बी a good research gap. Anyhow, coming back to the point, चूंकि कोडॉन बायस की बायोलॉजिकल रीजंस नहीं अंडरस्टूड, so but it's still there, although it's not well understood, but it exists and it is different for different species. तो जो रियल एक्सॉन्स हैं दे डिस्प्ले दिस बायस, और जो दूसरे वाले कोडॉन्स आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। तो देखो, अब एक बायो इंफॉर्मेटिशियन इस चीज़ को जहन में रखते हुए अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं या अपने प्रोग्राम्स को इस तरह डिज़ाइन कर सकता है कि वो रीजन्स जहाँ पे ल्यूसीन सीटीजी के अलावा इनकोड हो रहा है, बहुत ही रेयर कोडॉन से हो रहा है, तो दैट माइट नॉट बी द रियल ओआरएफ। ठीक हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको बायोइन्फॉर्मेटिशियन यूज़ करते हैं फॉर नैरोइंग डाउन और फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द एक्सॉन इंट्रॉन बाउंड्री. So, for the consensus sequences, the average of a large number of related but non-identical sequences जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें सर्च डिपेंडेंट होती है टू इंक्लूड नॉट जस्ट द सीक्वेंसेस शोन बट ऑल्सो एटलीस्ट द मोस्ट कॉमन वेरिएंट्स. सो ये सारी चीज़ें जब हम इनको इनकाउंटर करते हैं तो हमारे पास लोकेशंस मिल जाती हैं एक्सॉन्स की, जो कि हम कह सकते हैं कि ये रियल जो ओ आर एफ्स हैं, because the regulatory sequences like intron exon boundaries have distinctive features that they possess in order to carry out their role as recognition signal. So ये जो distinctive features होते हैं, upstream regulatory elements हैं, प्रोमोटर सीक्वेंसेस हैं, ये भी कंसेंसस सीक्वेंसेस रखते हैं. सो उनकी हेल्प से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये रेगुलेटरी रीजन्स अपस्ट्रीमली मौजूद हैं तो इनके बाद हमारे पास एक रियल बीइंग ही मौजूद होगी. इसके अलावा सी पी जी आइलैंड्स आर ऑल्सो देयर, और सी पी जी आइलैंड्स जो वर्टिब्रेट जीनोम है, मैमल जीनोम है, वर्टिब्रेट जीनोम है, उसमें जीन के अपस्ट्रीम पर सीपीजी आइलैंड्स मौजूद होते हैं. रिमेंबर, हमने ये पढ़ा हुआ है कि सीपीजी आइलैंड्स आर द प्लेसेस वेयर मिथाइलेशन कैन अकर एंड दोज मिथाइलेशन कैन अल्टीमेटली हेल्प इन द अप और डाउन रेगुलेशन ऑफ द जीन. ठीक है, जीन साइलेंसिंग में ये रोल प्ले करती है. सो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये सीक्वेंसेस अप्रॉक्सीमेटली 1 KB तक हो सकते हैं, और एज अ रिज़ल्ट इनका जो जीसी कंटेंट है दैट इज़ quite higher. So some 40 to 50% of the human genomes have an upstream CPG island. These sequences are distinctive, और चूँकि इनकी ये distinctive हैं, upstream मौजूद हैं, तो they also help us in identifying the gene which is present immediately downstream. ठीक हो गया. So यहाँ पर आप देखें, हम in this figure you can clearly see a homology between the two sequences. हम क्या कह रहे हैं, एक ancestral sequence है, और इसमें ये जो आपको रेड वंस नज़र आ रहे हैं दे आर द चेंज्ड वंस. सो दे हैव एक्वायर्ड द म्यूटेशंस ड्यूरिंग देयर एवोल्यूशन, but the sequence similarity is indicating that they are homologs of each other. अगर आप माइंड में रखें तो जो ग्लोबुलिन जीन्स होती हैं, हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, तो दे आर कंसिडर्ड एज द वन originating from a common ancestor, and then they have accumulated mutations which ultimately turned into variations, and those variations are the reason for their diverse different roles, slightly different roles from each other, though both of them are involved in the oxygen carrying capacity. They are famous for their oxygen carrying capacity, one for the blood and the other one for the muscle. सो जो जीन लोकेशन है इसको हम होमोलॉजी सर्चिंग से आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी टेंटेटिव आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और इसके लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की यूज़ करते हैं. आजकल एआई का ज़माना है और एआई टूल्स आर एक्सेलेंट इन दीज आइडेंटिफिकेशन
purposes. ठीक हो गया? So we can identify regions which have homology with each other, and we can say because they have similarity among each other, so they might origin from the same ancestor, and these are और इसके लिए वो EST derived sequences को यूज़ करता है which are expressed sequence tags. इंशाल्लाह ताला हम कभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर मैं आपको एक इंटरफेस पर दिखा रही हूँ ओ आर एफ फाइंडर का. आप देखें, इसमें आपको एक सर्च बॉक्स नज़र आ रहा है. इसमें आप फास्टर फॉर्मेट पे अपना सैम्पल सीक्वेंस को पेस्ट कर देंगे. आप इसमें दे सकते हैं कि ओ आर एफ हमें चाहिए जो कि ATG से बिगिन हो, और आपको जो है ना ओ आर एफ चाहिए रीडिंग फ्रेम में. और इसके अलावा आप यहाँ पे एटलीस्ट कोडॉन लेंथ के बारे में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड को भी, और स्पेसिफाइड कोडॉन्स को भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं. एनी हाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, यू कैन यूज़ इट. ओ आर एफ प्रिडिक्टर का फेस और फेस कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा इंटरफेस, जिसमें आप देख सकते हैं आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पे आप अपने फास्टर फॉर्मेट को पेस्ट करेंगे. आप फाइल को अपनी पिक भी कर सकते हैं कंप्यूटर से, और इसके अलावा आप जो है ना ब्लास्ट आउटपुट भी जो ब्लास्ट अगर आपने किया है उसको आप अगर चेक करना चाह रहे हैं फॉर द ओ आर एफ प्रिडिक्टर, उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं. ठीक हो गया? और इसके अलावा अगर आपको दोनों स्ट्रैंड्स की प्रिडिक्शन चाहिए, आप इधर ड्रॉप डाउन बॉक्स से बोथ या फिर 5 प्राइम ओनली या फिर 3 प्राइम ओनली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक हो गया? एंड विद दिस वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर असाइनमेंट. मैं आपको एक अननोन सीक्वेंस सेंड कर रही हूँ, और इसको आप सिंपली जाएंगे और आप पेस्ट करेंगे इनमें से किसी भी 3 टूल्स के ऊपर, और फिर आपने ORF को इस पर फाइंड करना है. ठीक है? और